अभी हम ये गो रूटिंग का सेकंड लेक्चर है हमारा। तो इस सेकंड लेक्चर में अभी हम देखेंगे गो रूटिंग के और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हियर हमारा जो चैप्टर है इस इज़ अ गो रूटीन, ओके, एंड दिस इज़ हमारा लेक्चर सेकंड, ठीक है। सो नाउ अभी कल हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी गो रूटीन के बारे में कि गो रूटीन, जब हम गो रूटीन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है हमें, और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर, जैसे कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन है, असिंक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने उसके अंदर देखी थी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे और गो रूटीन को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। सो राइट नाउ हियर, ओके, तो अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द गो रूटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर अभी हम एक्चुअली स्पेसिफिक गोलैंग स्पेसिफिक गो रूटीन देखेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी भी क्या टर्मिनोलॉजी है, किस तरीके से क्या सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इसका एक डेफिनेशन देखेंगे, ओके। तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिख के दूंगा यहाँ पे, डेफिनेशन। तो हियर go routine is a function or method. Go routine is a function or method that run concurrently with other function or method. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गो रूटीन है, गो के अंदर जो गो रूटीन कॉन्सेप्ट माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोई फंक्शन होता है हमारे गोलैंग के अंदर, एक फंक्शन या फिर कोई भी मेथड होती है, ओके। तो मल्टीपल फंक्शन और मेथड कॉन्क्यूरेंटली रन होते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उस कॉन्सेप्ट को गो रूटीन कहा जाता है गोलैंग के अंदर, ठीक है। तो गो रूटीन का सिंपली मतलब यही होता है कि कोई भी फंक्शन है, ये मेथड है, वो साइमल्टेनियसली कंकरेंटली क्या होता है, वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गो रूटीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे गो रूटीन का सिंटैक्स देखेंगे। अब जैसे भी कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो सिर्फ थ्योरी हमें पता हो कि कोई नहीं चलेगा, अब उसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामेटिकली हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम उसका टेक्निकली सिंटैक्स देखेंगे कि गो रूटीन का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अगर हमें साइमल्टेनियसली टू और मोर फंक्शंस रन करने हैं, उसको गो रूटीन कहते हैं, तो किस तरीके से रन करने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंटैक्स है, हियर टू स्टार्ट गो रूटीन, go routine use the go keyword followed by the function call, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है गो रूटीन गो के अंदर जाके कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पर आपको कंक्यूरेंसी अचीव करनी होती है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग तरीके के मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है आपको कंक्यूरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। बट गोलैंग ने ये बहुत सिंपल कर दिया आपको कि जस्ट आप कोई भी फंक्शन बनाओ और उसको साइमल्टेनियसली रन करो विद द हेल्प ऑफ द गो कीवर्ड, ठीक है। तो हियर यहाँ पे जो गो कीवर्ड है, इस गो कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं और उसी को कहा जाता है गो रूटीन कहा जाता है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी इसका सिंटैक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है, तो सिंटैक्स है यहाँ पे गो कीवर्ड और यहाँ पे है फंक्शन और मेथड कॉल, सेमिकोलन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ सिंटैक्स है।
तो मतलब क्या है कि आप इस फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, कंक्यूरेंटली रन करना चाहते हो। सो फंक्शन टू बी रन कंक्यूरेंटली, फंक्शन टू बी रन कॉन्क्यूरेंटली। ठीक है, तो जो फंक्शन आपको कॉन्क्यूरेंटली रन करना है साइमल्टेनियसली, तो उसको आप रन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है दिस इज अ गो कीवर्ड, इट इज़ अ कीवर्ड। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ये रिजर्व वर्ड होते हैं और आपको एज इट इज़ उस वर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो आप आगे गो लगाओ और उसके बाद उस मेथड को क्या करो, कॉल करो। ठीक है, तो ये क्या बनता है, आपका गो रूटीन बनता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब हमारे पास कोई फंक्शन है फंक, जैसे मैं लिखता हूँ डेमो और इसमें लिखता हूँ fmt println वेलकम। ओके, अब ये मेरा एक फंक्शन है, अब मुझको इसको गो रूटीन करना है मुझे। ओके, तो इसको रन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक, मेरा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा गो कीवर्ड और फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, और इसके बाद मुझे कुछ डिले करना है, तो टाइम पैकेज है टाइम डॉट स्लीप मेथड और यहाँ पे मैं दे दूँगा 1000 मिली सेकेंड। ओके, ताकि ये मेन थ्रेड क्या करे, स्टॉप हो जाए 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो है मेरा दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल, ये क्या है, फंक्शन कॉल है, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉल। ठीक है, और ये जो गो कीवर्ड है ये है कीवर्ड जिसका इस्तेमाल करने हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन क्या बन गया, अभी गो रूटीन बन गया। क्या बन गया, गो रूटीन। ठीक है, अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो ये डायरेक्टली इसको, ये फंक्शन यहाँ पे रन होगा और जैसे रन होगा तो डायरेक्टली ये कंट्रोल यहाँ से निकलेगा और नीचे की तरफ चला जाएगा। ये वेट नहीं करेगा कि ये फंक्शन कंप्लीट होने तक, इसको रन करेगा और फिर यहाँ पे वो वेट करेगा 1 सेकंड के लिए। तो तब तक ये फंक्शन अपना काम करके आउटपुट भेज देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा इस तरीके से, आउटपुट वेलकम। ओके, एंड बाद में 1 सेकंड पूरा होने के बाद यहाँ से फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा इस तरीके से और ये फिर एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका गो रूटीन वर्क होता है। ठीक है, तो अब कंकरेंटली कैसे रन हो रहा है आगे हम इसको और थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे। ठीक है, तो अभी इन दिस वे यू कैन क्रिएट द गो रूटीन। ठीक है, सो राइट नाउ हियर जैसे हमने कल भी देखा था कंकरेंसी यानी पैरेललिज्म। कल आपको देखा होगा कि कंकरेंट का मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सारी चीज़ें होती है। ओके, उसको हम कंकरेंसी बोलते हैं और उसको परफॉर्म करने वाला कोई एक ही रिसोर्स होता है। लेकिन पैरेललिज्म में साइमल्टेनियसली चीज़ें होती है एक साथ और उसको परफॉर्म करने वाले बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये कंकरेंसी और पैरेललिज्म का एक मेन डिफरेंस है। कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है। राइट नाउ अभी यहाँ पे अभी हम गो रूटीन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो हमने गो रूटीन को क्रिएट किया है यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको गो रूटीन को क्रिएट करेंगे। किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, यूजिंग एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो हियर टॉपिक है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ गो रूटीन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला है क्रिएट अ गो रूटीन यूजिंग एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, गो रूटीन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हियर इससे पहले ये एग्जांपल हमने लिखा था, यहाँ पे कोई एनोनिमस फंक्शन नहीं था, ये था नेम्ड फंक्शन। ठीक है, तो हमने नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे गो रूटीन क्या कर दिया, यहाँ पे गो रूटीन बनाया था। तो अभी हम एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, गो रूटीन को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है,
सो राइट नाउ हियर जैसे मुझे गो रूटीन बनाना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से गो रूटीन को बनाऊंगा। जैसे मेरा फंक्शन है मेन, जहाँ से मेरा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फंक मेन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एनोनिमस फंक, और उसको कोई नाम नहीं है, और बॉडी के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे fmt.println, और यहाँ पे लिखेंगे एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन क्लोज हो चुका है। तो जैसे भी हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया है, अभी इसको हमें कॉल करना है, तो डायरेक्टली हमने इसको इस तरीके से कॉल किया है। अब ये कॉल हुआ है तो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ये गो रूटीन नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसको कॉल करते वक्त आगे गो लगाना है। तो जैसे भी हम आगे गो लगाएंगे तो अब ये बन चुका है, गो रूटीन बन चुका है। ठीक है, नाउ अब ये कॉन्करेंटली रन होगा मेन फंक्शन के साथ। अभी डायरेक्टली फिर मेन फंक्शन एग्जिट अगर होता है तो ओके तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा, ये गो हमने रन किया है फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन, ये मेन फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये मेन फंक्शन इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है और डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, तो उस टाइम गो रूटीन आपका स्टॉप हो जाएगा। तो मेन थ्रेड को आपको वहीं पे रखना है। मेन जो आपका रूटीन है, मेन रूटीन मतलब मेन फंक्शन, वो भी आपका एक रूटीन ही होता है। तो उसको आपको एग्जिट नहीं करना है अनटिल आपने जो गो रूटीन स्टार्ट किया है वो कंप्लीट ना होने तक। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आपको टाइम पैकेज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे टाइम पैकेज का टाइम डॉट उसकी स्लीप मेथड है। ओके, स्लीप फंक्शन है, और उसके अंदर 1000 मिली सेकेंड दे देंगे, मतलब 1 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका गो रूटीन। आपने यहाँ पे गो रूटीन बनाया है यूजिंग एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पे देखो सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये अपना एनोनिमस फंक्शन है एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह। दिस इज कॉल्ड एज अ एनोनिमस फंक्शन। ओके, ये आपका एनोनिमस फंक्शन है। अब ये फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल किया है, एनोनिमस फंक्शन कॉल, एनोनिमस फंक्शन कॉल। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होगा अगर हम इस तरीके से इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोग्राम आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ये फंक्शन बन चुका है, तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो चुका है। ठीक है, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर ये प्रिंट होगा और उसके बाद ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे गो लगाया है, यहाँ पे गो लगाया, मतलब यहाँ पे मैं और एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे fmt.println, और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कोड हम करते हैं गो लाइन के अंदर वो सिंक्रोनस होता है, मतलब वो सब सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, तो जैसे भी फंक्शन कॉल किया तो ये यहाँ पे चला गया और इसने प्रिंट क्या कर दिया यहाँ पे फंक्शन के अंदर का आउटपुट। तो आउटपुट में क्या है, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अभी एनोनिमस फंक्शन आपने कॉल रन किया, फिर जैसे ही फंक्शन रन होता है, ख़त्म होता है, वो बाहर आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ चुका है आपका, वेलकम। ठीक है, और उसके बाद 1 सेकंड वेट करेगा और फिर यहाँ पे एग्जिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंक्रोनसली चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब सारी चीज़ें वन बाय वन रन हो रही है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम दोबारा लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि असिंक्रोनसली किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हियर फंक मेन, और यहाँ पे हमने लिखा था गो। अब हम ये गो रूटीन बनाएंगे, फंक fmt.println वेलकम
वेलकम इन गो। ठीक है, अब ये फंक्शन है, इसको यहाँ पे कॉल किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है fmt.println और यहाँ पे लिखता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पैकेज है, यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 1 सेकंड। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे इस तरीके का हमने प्रोग्राम किया है। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से प्रोग्राम आ चुका है और शुरू में यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। जैसे भी स्टार्ट हुआ है तो ये जो फंक्शन है ये पूरा एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करेगा, उसको स्टार्ट करके छोड़ेगा और डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट में ये मैसेज आएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ से 1 मिनट वेट करेगा, फिर तब तक ये फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ये अपना एग्जीक्यूशन पूरा करेगा साथ में, और पूरा करने के बाद आउटपुट दे देगा आपको वेलकम इन गो। तो वेलकम गो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 आउटपुट में डिफरेंस आया। पहले आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट का आया है मेन फंक्शन का, जैसे गुड मॉर्निंग, और उसके बाद गो रूटीन का आया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, पहले फंक्शन है उसका आउटपुट आया है एनोनिमस फंक्शन का और उसके बाद वेलकम आया है। ठीक है, तो ये है सिंक्रोनस, दिस इज कॉल्ड एज ए सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। ये है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और ये है असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 चीज़ एक साथ रन हुई है, उसने वेट नहीं किया है कि पहला जो कोड था हमारा गो रूटीन एग्जीक्यूट हमने किया है उसका कंप्लीट होने तक वेट नहीं किया है, उसको स्टार्ट करके छोड़ा है और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट किया। तो साइमल्टेनियसली वो जिसको स्टार्ट करके छोड़ा है वो अपना काम क्या करेगा, पूरा करेगा साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके की जो भी एग्जीक्यूशन नेचर होता है इसी को असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कहा जाता है और ये अचीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द गो रूटीन। तो गो रूटीन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इसको अचीव करते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ हियर समझ में आया ये गो रूटीन किस तरीके से हमने बनाया है और किस तरीके से वर्क हो रहा है। ओके, तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी हमें गो रूटीन का एक लाइफ साइकिल होता है, उसका लाइफ साइकिल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, लाइफ साइकिल आपको गो रूटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गो रूटीन लाइफ साइकिल। अब गो रूटीन लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि जब भी कोई गो रूटीन बनता है, ओके, तो जैसे भी बनता है मतलब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो शुरू होने से एंड होने तक उसके अंदर क्या क्या स्टेज होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप जो होती है उसी को लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है और लाइफ साइकिल आपको पता है तो आप बेहतर तरीके से गो रूटीन के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, तो राइट नाउ हियर अभी तो सबसे पहला उसका स्टेट है साइकिल है स्टार्ट। तो स्टार्ट स्टेट है मतलब गो रूटीन स्टार्ट कब होता है, गो रूटीन बनता कब है, जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गो कीवर्ड। ओके, सो गो रूटीन स्टार्ट when the go keyword is used। तो जब भी कोई गो रूटीन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो कब करता है, जब हम गो कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसको रन करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये हमने गो का इस्तेमाल करके इस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गो रूटीन बन गया और ये इमीडिएटली स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये एक उसका लाइफ साइकिल का स्टेट होता है, स्टार्ट स्टेट कहा जाता है उसको। उसके बाद है यहाँ पे रनिंग स्टेट।
अब रनिंग स्टेट का मतलब होता है द गो रूटीन runs concurrently with other go routine and main function. अदर गो रूटीन एंड मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग स्टेटिक होता है गो रूटीन का मतलब गो रूटीन रनिंग स्टेट में जाता है। पहले स्टार्ट स्टेट में गया था, मतलब वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो रन हो रहा है, एक्चुअली वो एग्जीक्यूट हो रहा है कंक्यूरेंटली, मीन्स अदर फंक्शन या अदर गो रूटीन के साथ वो साइमल्टेनियसली, नॉट अ साइमल्टेनियसली मतलब कंक्यूरेंटली क्या हो रहा है, वो रन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है इस स्टेट को कहा जाता है रनिंग स्टेट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एग्जिट स्टेट। अब गो रूटीन का एग्जिट स्टेट होता है, उस स्टेट में क्या होता है, अ गो रूटीन एग्जिट when it complete its execution if the main function exists if the main function exists before the go routine will not complete and its work will be lost। ठीक है। अभी ये इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन मतलब इस पॉइंट के ऊपर, जब गो रूटीन एग्जिट स्टेट क्या होता है। तो इसका गो रूटीन का एग्जिट स्टेट मतलब क्या होता है कि अ गो रूटीन एग्जिस्ट व्हेन इट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। नंबर 1, जब गो रूटीन आपने स्टार्ट किया था वो पूरा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तब वो एग्जीक्यूट होता है, पहली बात। या फिर सेकंड बात कि मान लो आपने गो रूटीन स्टार्ट कर दिया है और मेन आपका फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, उसका वो बाहर निकल गया, तो आपका गो रूटीन का जो भी काम है मतलब आउटपुट है वो आपको नहीं मिलेगा, तो वहीं पे गो रूटीन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ होती है उसी को एग्जिट स्टेट कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि ये 2 सिनारियो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा फंक्शन है, यहाँ पे मेन फंक्शन, फंक मेन। अब यहाँ पे हम एक गो रूटीन बनाएंगे गो, और यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके बनाएंगे, और fmt println वेलकम। ये हमारे गो रूटीन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब स्टार्ट होने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो मेन फंक्शन है आपका, ओके, तो ये मेन फंक्शन को डेमोन 3 नहीं बोल सकते इसको। ये जो मेन फंक्शन है ये आपका डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन फ्लो, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए कंप्यूटर ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है मतलब सीपीयू है आपका प्रोग्राम को ये मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को, ओके। तो इसी को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट फ्लो कहते हैं।
तो आपके प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम रन होता है मेन फंक्शन के अंदर से, ये एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से पूरा गो का प्रोग्राम आपके रन होते हैं सारे। तो ये एक डिफ़ॉल्ट फ्लो होता है, इस फ्लो के अंदर हमारे सारे प्रोग्राम जो है वो रन होता है सिंक्रोनसली। सो अभी उसके बाद जैसे भी हम यहाँ पे गो रूटीन का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हम नया फ्लो क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू एग्जीक्यूशन फ्लो। तो यहाँ पे दो फ्लो बन चुके हैं, एक है आपका मेन फंक्शन जो कि सबको एग्जीक्यूट करते जा रहा है, और सेकंड आपने गो रूटीन का इस्तेमाल करके मतलब आपने गो रूटीन बनाया है, फंक्शन को कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया है, तो इसका मतलब एक नया एग्जीक्यूशन फ्लो बन चुका है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम दो फ्लो में रन हो रहा है, इसलिए इसी को कंकरेंट कहा जाता है। मतलब दो फ्लो बन चुके हैं, मतलब सेम टाइम में दो प्रोसेसर एक ही टाइम में दो तरीके के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जितने एक से ज़्यादा फ्लो अगर बनते हैं एग्जीक्यूशन के, तो उसी को कंकरेंट या असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ओके, और जहाँ पे एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो होता है उसी को हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्लो बन चुके हैं हमारे, एक मेन फंक्शन है जो इसको उसने एग्जीक्यूट किया है, जैसे एग्जीक्यूट किया है तो ये नया फ्लो क्रिएट हो चुका है, और वो अपना जो फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पे उसका कोड वो एग्जीक्यूट करेगा, किसी दूसरे कोड को कंप्लीट होने तक वेट नहीं करेगा। फिर उसने स्टार्ट करके छोड़ा, फिर यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे जब तक स्लीप मेथड 1 सेकंड के लिए मेन जो है मेन फ्लो 1 सेकंड के लिए उसने वेट किया है यहाँ पे, तो तब तक क्या हुआ है, ये जो नया फ्लो बना था हमारा ये साइमल्टेनियसली ये क्या करेगा, हमारा रूटीन कोड को रन करेगा और आउटपुट यहाँ पे दे देगा वेलकम। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 सेकंड होने के बाद ये फंक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टेट किस तरीके से वर्क होती है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे। तो जैसे हमने गो कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, फंक्शन को कॉल किया है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन चुका है, हमारा गो रूटीन बन चुका है। और ये कौन सी स्टेट में चला गया है, स्टार्ट स्टेट में चला गया है। तो ये फंक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद ये क्या है कि ये सेकंड रनिंग स्टेट, जैसे भी स्टार्ट हो चुका है उसके बाद ये अपना खुद को रन करेगा प्रोग्राम को। तो ये कहाँ पे चला गया, रनिंग स्टेट में चला गया, ये रनिंग स्टेट। ठीक है, और फाइनली एग्जिट स्टेट का मतलब क्या है कि ये एग्जिट कब होगा, एक तो पहली केस है कि ये उसका पूरा फंक्शन का कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमने क्या किया है, गो का इस्तेमाल करके इस फंक्शन को स्टार्ट किया है, और फिर ये नीचे गया डायरेक्टली, और 1 सेकंड के लिए मेन फंक्शन है उसने वेट किया है, तब तक ये अपना काम पूरा कर लेगा। तो तब तक इसने क्या किया है, उसका कोड एग्जीक्यूट किया है, तो आउटपुट आया है यहाँ पे वेलकम। ठीक है, और उसके बाद ये बाहर आया और ये एग्जिट हो गया, मतलब इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर एक ही लाइन का कोड था, उसने कम्प्लीटली उसको प्रिंट किया है, और उसके पास अभी कोई कोड नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसने क्या किया है, उसको अब एग्जिट हो चुका है। तो ये हो गया आपका एग्जिट स्टेट, एग्जिट स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गो रूटीन के अलग अलग स्टेट होते हैं। अब ये पहला केस है कि आपका जो एग्जिट स्टेट है उसका मतलब कि गो रूटीन सक्सेसफुली उसने पूरा काम कंप्लीट किया है, रन किया है, अब उसके पास रन करने के लिए कोई बचा नहीं, तो वो एग्जिट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गो रूटीन का एग्जिट स्टेट। अब हम बात करते हैं अगले कंडीशन की, अलग कंडीशन की। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया था यहाँ पे कि इफ द गो रूटीन if the main function exit before the go routine will not complete and its work will lost। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेन फंक्शन तो गो रूटीन को एग्जीक्यूट करता है तो उसका सेकंड फ्लो बनता है, लेकिन जब तक मेन फंक्शन जिंदा है तब तक सेकंड फ्लो वर्क होगा। अगर मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो गया तो सेकंड के कितने भी फ्लो बने तो वो कुछ काम के नहीं है। ओके, तो अभी इस केस में क्या है कि हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे रोक के रखा है, क्योंकि 1 सेकंड तक वेट किया है, मतलब तो बाहर मत निकल, 1 सेकंड में ये अपना काम करके वापस आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए हमने स्लीप फंक्शन का इस्तेमाल किया था। मेन फंक्शन का जो फ्लो है उसको हमने स्लीप कर दिया था, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्करेंट प्रोग्राम था जैसे गो रूटीन, हाँ, उसको हमें एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। तो अब सेकंड केस में क्या होता है, इसी फंक्शन, इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेंगे, जैसे ये फंक्शन मेन। अब इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे गो और यहाँ पे फंक कॉल करूँगा और यहाँ पे fmt println वेलकम स्टार्ट कर दिया और ये मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे दो फ्लो है, पहला फ्लो मेन फंक्शन का है, उसी को हम मेन फ्लो बोल सकते हैं, मेन एग्जीक्यूशन फ्लो। ओके, तो जैसे भी ये पहला फ्लो है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, रन हो रहा है, लेकिन बीच में इसको गो मिला है और उसने ये फंक्शन को कॉल किया, मतलब ये सेकंड फ्लो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड फ्लो उसको कैसे एक नॉमिनली नाम देंगे, सूडोनेम सेकंड फ्लो, ठीक है। अभी दो अलग अलग फ्लो बन चुके हैं, तो प्रोसेसर दो अलग अलग फ्लो को साइमल्टेनियसली रन करेगा। तो अभी यहाँ पे सेकंड फ्लो बन चुका है, तो जैसे भी इसने मेन फ्लो ने इसको स्टार्ट करके छोड़ा है, यहाँ पे इसको बनाया है और बना के इसको छोड़ा है, तो ये सेकंड फ्लो अपने हिसाब से रन होगा, तब तक मेन फंक्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ये वेट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको कोई स्लिप वगैरह नहीं किया है। तो डायरेक्टली मेन फंक्शन एग्जिट हो गया है बिफोर इसका काम कंप्लीट होने से पहले। तो इस केस में क्या होता है, ये जो हमने गो रूटीन है, ये कहाँ चला गया, एग्जिट स्टेट में चला गया, इवन उसका काम कंप्लीट किए बिना भी, और ये एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जो स्टार्ट करने वाला जो मेन फ्लो था, मेन फंक्शन, वही अब टर्मिनेट हो चुका है, तो सब खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेन फ्लो है वो अगर सेकंड फ्लो आपने बनाया है गो रूटीन, ओके, तो वो रन होने से पहले अगर मेन फंक्शन एग्जिट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका गो रूटीन एग्जिट स्टेट में चला जाता है और वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में यही हुआ है कि इस केस में मेन फंक्शन जो है यहाँ पे उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और डायरेक्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे वो डायरेक्ट एग्जिट हो चुका है यहाँ पे, और इसको रन करने के लिए कोई चांस ही नहीं मिला है क्योंकि मेन फ्लो ही एग्जीक्यूट होने के बाद वो बैक टू रिटर्न नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जिट स्टेट वर्क करता है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। समझ रहा है कंकरेंसी किस तरीके से वर्क हो रहा है? यस सर। यस सर। तो समझ में आया ये सबको किस तरीके से ये वर्क होता है? यस सर। ठीक है, तो अभी और एक बार मैं Yes, एक sir. एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ फ्लो के बारे में, ताकि आपको बाद में इसके कन्फ्यूजन ना हो सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो इसके फ्लो अगर आपके समझ में आया तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन refer to separate unit of instruction
can be run concurrently and simultaneously or simultaneously with each other. अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब यही होता है कि जब भी कोई फ्लो बनता है एग्जीक्यूशन का, तो यहाँ पे एक प्रोसेसर डिसाइड करता है कि मुझे कौन से इंस्ट्रक्शन रन करने हैं, ठीक है, और फ्लो अलग अलग फ्लो बनता है, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली मुझे रन करने एक ही टाइम में, इसी को फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो गो रूटीन के अंदर यही होता है कि हम कंकरेंट प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब एक ही प्रोग्राम अलग अलग फ्लो में एग्जीक्यूट होता है, मतलब सेम टाइम में वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो का मतलब और हम अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है फंक, जैसे डेमो फंक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे fmt.println और यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं फंक मेन। अब यहाँ से मेन जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल फ्लो तैयार होता है, उसी को मेन फ्लो कहता है। मेन फ्लो मतलब प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन शुरू करता है रन करने के लिए वन एट अ टाइम, ठीक है। तो ये पहला फ्लो बन चुका है यहाँ पे। अब मेन के अंदर आपने क्या कॉल किया है, यहाँ पे डेमो, ठीक है। तो जैसे भी हम डेमो के अंदर यहाँ पे कॉल करते हैं डेमो, तो यहाँ पे कोई दूसरा फ्लो नहीं बनाए, मेन फ्लो ही है। वही क्या करेगा, वन बाय वन यहाँ से आएगा, डेमो को कॉल करेगा, फिर यहाँ से डेमो फंक्शन को कॉल करेगा, इसको रन करेगा, और फिर यहाँ से रिटर्न आ जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो ये क्या है, एक सिंगल फ्लो है, जिसे को हम मेन फ्लो का कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन रन कर रहा है, किसी को साइमल्टेनियसली अलग फ्लो में नहीं रन कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल फ्लो। अब जैसे भी हम गो रूटीन का इस्तेमाल करते हैं, गो रूटीन का, तो हम यहाँ पे गो लगाएंगे। तो अब ये डेमो क्या बन गया, अब डेमो फंक्शन कॉल करना है, मतलब उसको ये इंस्ट्रक्शन कॉल करने, लेकिन अब ये क्या बन गया, सेकंड फ्लो बन गया, सेपरेट फ्लो बन गया। सेपरेट फ्लो मतलब अभी ये मेन फ्लो के एग्जीक्यूशन कर रहा था जो प्रोसेसर, उसके साथ ये भी आप साइमल्टेनियसली रन होगा, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियसली मतलब जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन रन होगा, और उसी टाइम ये नीचे वाले इंस्ट्रक्शन भी रन हो गया। अभी यहाँ पे दो फ्लो बन चुके हैं, यहाँ पे जितने फ्लो बन चुके हैं मतलब उतने टाइम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन होगा। अब आपने क्या किया है, ये पहला फ्लो बनाया, अभी आपने डेमो को फिर से कॉल किया है, तो फिर गो लगा के कॉल किया आपने उसी फंक्शन को। तो यहाँ पे ये फंक्शन, अब यहाँ पे पहला डेमो कॉल हुआ है, मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको भी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये मेन फ्लो के अंदर नहीं होगा, ये सेपरेट फ्लो बन चुके हैं, मतलब ये सेपरेट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे थर्ड फ्लो बन चुका है, यहाँ पे सेपरेट फ्लो। अब यहाँ पे तीन फ्लो बन चुके हैं सेपरेट, तो अब तीनों भी क्या होंगे, साइमल्टेनियसली रन हो गया। ये किसी का वेट नहीं करेंगे कि पहला तेरा एग्जीक्यूट होने दे फिर मैं रन, नहीं, सब अब साइमल्टेनियसली रन होंगे। यहाँ पे फिर से मैं कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे गो डेमो, उसी फंक्शन को मैंने और एक बार कॉल किया है, तो ये बन गया आपका फोर्थ फ्लो, सेपरेट फ्लो। अब ये फंक्शन भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली रन होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये गो लगाया है, और जैसे भी गो लगाया कि उसको कॉल करेंगे, ये बन चुका है हमारा गो रूटीन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपके कंकरेंसी का। मतलब जैसे भी आप सेपरेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो किसी सेपरेटली, ओके, बट सेम टाइम में उसको जब एग्जीक्यूट किया गया है यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली रन होगा, और फिर उसके बाकी के इंस्ट्रक्शन रन होगी उसके साथ, तो वो वेट नहीं करेंगे कि पहले रन होने दो। अगर हमने यहाँ पे गो नहीं लगाया होता तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं बनती, यहाँ पे एक ही फ्लो होगा, मेन पहले इसको रन करेगा, इसका कंप्लीट होने के बाद इसको करेगा, और इसका कंप्लीट होने के बाद इसको करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे गो लगाया, मतलब अभी हमें किसी को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं, इसको स्टार्ट किया ये अपना काम करेगा, इसको स्टार्ट किया ये अपना करेगा, इसको स्टार्ट किया ये अपना काम करेगा।
तो ये हो गया आपका कंकरेंसी। तो इसी को कहा जाता है कंकरेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया ये किस तरीके से? यस, हेलो, Yes, sir. ओके। तो ठीक है, अभी हम इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, इसका चैलेंजिंग पार्ट जो होता है कंकरेंसी में, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। भले हम किसी प्रोग्रामिंग को कंकरेंटली रन करते हैं, लेकिन हमें उस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन ही करना है तो फिर कंकरेंट क्यों रन करते हो वही प्रोग्राम? ओके, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने का है। जैसे हम असिंक्रोनस प्रोग्राम मतलब कंकरेंटली रन कर रहे हैं और उसको सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये भी चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि अगर हमें सिंक्रोनाइजेशन ही चाहिए तो फिर कंकरेंसी क्यों यूज़ करें? ऑलरेडी तो सिंक्रोनसली प्रोग्राम रन हो रहा है। तो बात भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, कब सम टाइम इट जायज़ है बट सम टाइम इज डिफ़िकल्ट है। ओके, मतलब हमें उसको उस तरीके से रीज़न बताने पड़ते हैं कि क्यों हमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता है, हम कंकरेंसी क्यों यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे गो रूटीन के अंदर सिंक्रोनाइजेशन एक टॉपिक है गो रूटीन चैप्टर के अंदर। तो सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन ही बहुत क्रिटिकल माना जाता है। यहाँ पे आज तक जितने भी कंकरेंट प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, कंकरेंट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टाइम सिंक्रोनाइजेशन करना वो चैलेंजिंग पार्ट होता है। अभी सिंक्रोनाइजेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है, हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक सिंक्रोनाइजेशन। So here synchronization ensure the concurrent go routine work together without causing data races or other concurrency related issues। ठीक है, go provide several mechanism for synchronization। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टास्क हमारे एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल टास्क एक साथ तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरा काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरा काम करते हुए उसके बीच में कोई झगड़े बिगड़े नहीं होने चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये सिंक्रोनाइज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि आप किसी भी टास्क को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। पहली बात है कि व्हाट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड चीज़ है सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम निपटाने से पहले वो चीज़ हो क्यों रही है ये सोचना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जैसे कि हमारी जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में क्या होता है कि पीपल आर मोस्ट ट्रस्टिंग ऑन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट, नॉट अ प्रिवेंटेशन। तो एक इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा कंसेप्ट है, शायद अगर आप पढ़ते हो तो आपको भी अच्छा फील होगा। तो कंसेप्ट ये था उसके अंदर कि कोई भी प्रोसेस का मतलब एक्शन। तो कोई भी एक्शन करने से पहले उसके परिणाम भी कुछ होते हैं, हर एक एक्शन का परिणाम होता है, ठीक है। अब उस परिणाम को अवॉइड करना है हमें, बैड या गुड परिणाम होता है, चाहे प्रोसेसर हो या फिर अपने रियल लाइफ में, सब चीज़ें सेम होती है। तो कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता ही होता है, साइड इफ़ेक्ट होता ही है, ठीक है। अब वो साइड इफ़ेक्ट अच्छा होता है बुरा ही होता है, लेकिन हम साइड इफ़ेक्ट अच्छा है या बुरा होता है इसकी वजह से तो एक्शन करना छोड़ नहीं देते हम, है ना। तो फिर यहाँ पे ह्यूमन ने दो तरीके के सॉल्यूशन निकाले कि भाई हम एक्शन तो करेंगे भाई, लेकिन जो परिणाम होंगे उसको भी हम निपटाएंगे, ठीक है। कैसे? नंबर 1 है ट्रीटमेंट। चलो जो कुछ होगा उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं बाहर जाके कुछ भी करूँगा, शराब वराब पी लूँगा और जो कुछ होगा तो मैं हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करूँगा, तो फिर मैं एक्शन करना नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा एक होता है तरीका, वो होता है प्रिवेंटेशन। ये आपको बहुत काम में आने वाला है। प्रोग्रामर जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, हैकर विकर सब इसी के ऊपर ही खेल चलता है। तो कंसेप्चुअली अगर आप सच में इस चीज़ के अंदर अच्छा सोचेंगे तो टेक्निकली क्या करना है, इसी को तो कोडिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट करना है, दूसरा क्या करना है। तो प्रोसेस के अंदर वही होता है, एक होता है ट्रीटमेंट होती है और एक होता है प्रिवेंटेशन होता है। ओके, जब बात आती है सिंक्रोनाइजेशन की तो दो ही चीज़ होती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट को और ये जो कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और उसी को कन्वर्ट करेंगे हम टेक्निकली, और फिर गो रूटीन के अंदर उसको समझेंगे इस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो अभी मान लो कि कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रीटमेंट का, तो यहाँ पे पीपल मोस्ट बिलीव ऑन ट्रीटमेंट। ये एक रियलिटी है कि हर कोई ट्रीटमेंट पे बिलीव करता है मैक्सिमम, क्योंकि लोग वो एक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि टोबैको कॉज कैंसर। टोबैको कॉज कैंसर, अब बहुत जगह पे लिखा है स्मोकिंग मत करो कैंसर होता है, टोबैको मत चबाओ कैंसर होता है, बट पीपल आर नॉट लिसनिंग टू देम। आप अगर ऐड करो कि टोबैको मत खाओ भाई कैंसर होगा, कोई सुनेगा नहीं आपकी। लेकिन आप ऐड करो कि कैंसर होने के बाद ये दवा बहुत असरदार है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, भीड़ लग जाएंगे आपके पास, बिकॉज पीपल बिलीव ऑन अ ट्रीटमेंट। और यही होता है कि डेवलपर जब काम करते हैं तो कभी कभी डेवलपर यही गलती करते हैं कि ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब मैं ये टास्क तो करूँगा, इस तरीके से अलाउ करूँगा, प्रोग्राम को रन करेगा, लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम आएगा मैं इस तरीके से उसको सॉल्व करूँगा। तो ये एक तरीका होता है, तो ये तरीका। और दूसरा एक स्मार्ट तरीका होता है प्रिवेंटेशन, मतलब कोई प्रॉब्लम होने से पहले वो ना हो इसी का ख्याल रखना है, उसके बाद ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सेकंड जो होता है यहाँ पे प्रिवेंटेशन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है प्रिवेंटेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब प्रिवेंटेशन का मतलब क्या है कि भाई टोबैको कॉज कैंसर, अच्छा तो मैं टोबैको खाऊंगा ही नहीं तो कैंसर होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक होता है। तो जैसे, लेकिन इस पर पीपल आर लेस बिलीव, मतलब लोगों को इस तरह की चीज़ें में इंटरेस्ट नहीं है। आप सुबह कितना भी चिल्लाओ, उठो, एक्सरसाइज करो भाई, योगा करो, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ बनेगी, आप अच्छा, नो बडी केयर अबाउट दैट। लेकिन आप उनको बोलो कि घुटनों का दर्द होने के बाद ये दवा खाओ बहुत असरदार है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, हाँ, दे आर बिलीविंग। तो यही होता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि हम जो भी परिणाम कब होते हैं, कब एक्शन होती है तभी उसके परिणाम निकल आते हैं। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो परिणाम की कोई बात ही नहीं है, ओके। और एक्शन वही करता है जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर जान है वो एक्शन करता है ना, वो मुर्दा होता है, ठीक है। तो एक्शन का मतलब ही यही होता है कि यू आर जिंदा, अलाइव।
तो यहाँ पे प्रोसेस जो होता है ओएस का, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रही है, मतलब देयर इज एक्शन, इज हैपनिंग एक्शन, समथिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर होते हैं वो दो तरीके से प्रोग्रामर काम करते हैं, एक होते हैं ट्रीटमेंट ओरिएंटेड होते हैं और एक होते हैं प्रिवेंटेशन ओरिएंटेड, और उसमें से बीच में स्मार्टर जो होते हैं जैसे मेरे जैसे, वो दोनों भी काम करते हैं। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का प्रोग्रामिंग बनना है, क्योंकि एक प्रोग्रामर की भी कुछ खासियत होती है, उसके काम करने का तरीका होता है और उसकी भी कुछ प्रिंसिपल फॉलो करता है वो, और वो प्रोग्रामर मतलब हर एक की अपनी अपनी चीज़ होती है। अगर आप थ्योरेटिकल उसको बात करोगे तो ये प्रोग्रामर इससे डिफरेंट क्यों है, तो उसके ये पॉइंट्स निकल आते हैं कि ये इस तरीके से चीज़ें करता है। तो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द सेल्फ असाइनमेंट फॉर यू टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ये भी आपके लिए बहुत मज़े की बात है, आप खुद का स्पेसिफिकेशन बनाओ कि मैं इस तरीके का हूँ, मेरा ये स्पेसिफिकेशन है। तो ये भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप खुद टाइम दोगे खुद को और आपकी प्रोफेशनल वर्क के बारे में निकालो कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। ओके, तो आप ये निकाल के खुद को इलेबरेट कर सकते हो कि आप किस तरीके के डेवलपर हो, किस तरीके के प्रोग्रामर हो, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो, किस चीज़ पे नहीं करते हो, आप किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, आपको काम करने का आपका तरीका क्या है और उसके ऊपर आपके क्या राय है। ओके, जैसे हमारे जो स्लोगन लिखा हुआ है होता है कि जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एजुकेशन ये शेर का दूध है, जो पिएगा वो डरेगा नहीं। तो ये उसका ये ब्रीद वाक्य है, उसको ब्रीद वाक्य बोलते हैं हम, ठीक है। तो वैसे आपका क्या ब्रीद वाक्य होगा आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, या फिर आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो। ओके, तो ये चीज़ आप फाइंड आउट करके रखो, मतलब ये भी आपके लिए बहुत एक बेहतर तरीके से एक चीज़ होगी आपके अंदर, आप इसी को इवेल्युएट कर पाओगे खुद को, और वेदर आपकी सोच है या अकॉर्डिंग टू द एथिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक है चीज़ है यहाँ पे काम करना है इथिकली। तो यहाँ पे आपको एथिक्स के बारे में सोच के ही खुद को डिफाइन करना है, ना कि मोरली तो कोई भी मोरली तो मैं शक्तिमान भी बन जाता हूँ, क्योंकि मोरली मेरा विचार है। एथिक्स मतलब इस स्टैंडर्ड होता है। ओके, स्टैंडर्ड होता है कि सबके हिसाब से वो चीज़ होनी चाहिए। तो मोरली मत सोचो, मोरली तो आप शक्तिमान हो, मोरली आप खुद ही प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इथिकली तो नहीं हो। तो इथिकली सोचो कि आप इस किस कैटेगरी में आते हो। ओके, सो ये आपका एक असाइनमेंट आपके लिए, कल मुझे दिखाओ कि आपने क्या खुद के बारे में क्या लिखा है, ठीक है। सो नाउ बैक टू द पॉइंट हियर। अब हम यहाँ पे प्रोसेस के बारे में दो तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इस तरीके से जो भी प्रोसेस कंकरेंटली होती है तो इसके अंदर दो तरीके से होती है कि कंकरेंट प्रोसेस का भी कुछ आउटकम बैड होता है, उसको हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, और कुछ कंकरेंट का प्रोसेस जो है वो उसका आउटकम बैड ना आए इससे पहले हम उसको प्रिवेंटेशन लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें प्रोग्रामिंग की, तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है हमने पढ़ा है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन वो एक साथ काम करते वक्त एक दूसरे के साथ किसी का प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल एक साथ काम कर रही है और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसी को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बट व्हाई देयर इज नीड ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है कि आप सिंक्रोनाइजेशन के बारे में तो बहुत कुछ बोल रहे हो, ओके, लेकिन क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाई देयर इज द नीड ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि कोई भी एक्शन हम करने से पहले हम उसके एक रीज़न होते हैं, जैसे न्यूटन का जो लॉ होता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे हो रही है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से हो रही है, ओके। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो रीज़न ही हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप बेहतर तरीके से रीज़न बता पाते हो इंटरव्यू में या फिर क्लाइंट के सामने काम करते वक्त, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे आपकी जॉब को।
तो इसलिए आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी, थोड़ा सा वोकैबुलरी, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। कोडिंग इज नथिंग बट इट्स सिंटैक्स, वो बात छोड़ो, वो तो आपको ChatGPT भी आप बना के देगा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसकी गहराइयाँ पता होनी चाहिए, आप उसकी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो, और फाइनली वो तो इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं मिलेगा ही आपको। ओके, नो वरी। सो नाउ हियर मान लो कि मैंने सोचा कि इंटरकास्ट मैरिज करना अब शुरू कर देंगे, लोगों को बताएंगे। ठीक है भाई, इंटरकास्ट मैरिज करना, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, आप क्यों करना चाहते हो ऐसा? ये तो क्वेश्चन जायज़ है भाई। वैसे भी इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि भाई चलो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना चाहते हो? कैन यू एक्सप्लेन मी बाय गिविंग सम एग्जांपल? तो इस टाइम सब बच्चे की टाइम फिस हो जाती है, क्योंकि सब लोग रट के आते हैं इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन ऐसा वैसा, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल सरेंडर। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, सो हियर देखो, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत एक ही रीज़न से होती है। अब रियल लाइफ में तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट करते हैं, मतलब सिंपली सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही होता है कि ये आपके मल्टीपल टास्क है यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर। मल्टीपल टास्क का मतलब क्या होता है? इट्स मल्टीपल प्रोग्राम। एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपके मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं और वो सारे प्रोग्राम आप एक इंडिपेंडेंटली रन करते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे मल्टीपल टास्क है यहाँ पे, और ये सारे टास्क क्या हो गए? इंडिपेंडेंटली रन होने वाले हैं, मतलब इसका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सारे टास्क साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। जैसे कि मेरा 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड में सारे रन हो रहे हैं। कभी ये 2 सेकंड ले रहा है, कभी 1 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 1 ले रहा है। तो मतलब ये 5 सेकंड डिवाइड हो चुके हैं सबके अंदर, और ये टास्क 5 सेकंड में सबका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन। तो अभी यहाँ पे देखो, सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे टास्क क्या हो रहे हैं? अपने औकात में रन हो रहे हैं, इसी को किसी से लेना देना नहीं है। अब इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टास्क आपके रन हो रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ तो कोई सब अपने अपना काम कर रहे हैं, इसको किसी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस ही नहीं, तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है, इसी को हम बोलते हैं प्रिवेंटेशन। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? प्रिवेंटेशन। अगर आपने इस तरीके से प्रोग्रामिंग बनाया है टास्क कि वो एक दूसरे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने आपने यही यहाँ पे एक साबित कर दिया है कि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कब है? जब एक काम दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके। ओके, इसलिए हम सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ऐसा करूँगा ही नहीं कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सके, तो मुझे सिंक्रोनाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये होता है प्रिवेंटेशन। ओके, अब ये सिंक्रोनाइजेशन एक ट्रीटमेंट है। सिंक्रोनाइजेशन का एक ट्रीटमेंट है। जैसे आप टोबैको कॉज कैंसर हुआ है, तो कैंसर होने के बाद आपको ट्रीटमेंट दी जाती है, कीमो वगैरह जो कुछ है। तो सिंक्रोनाइजेशन एक ट्रीटमेंट है। जैसे कि आप मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, लेकिन वो रन होते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके अंदर, इसलिए एक ट्रीटमेंट दी गई है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंक्रोनाइजेशन। उसका यूज़ करके उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उस टास्क को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसको एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको ट्रीटमेंट लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीज़न। लेकिन हर चीज़ इस मॉडल पे काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कुछ टास्क इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सारे टास्क हम कंप्लीट इंडिपेंडेंटली कर सकते, नहीं कर सकते, इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप एक फॉर्म भरने जा रहे हो। ठीक है, जैसे आपका कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। ओके, अभी एडमिशन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हर एक टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, जैसे यहाँ पे कैशियर होता है। ठीक है, कैशियर का काम क्या होता है? टू कलेक्ट द कैश। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? क्लर्क होता है,
उसका काम क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, ये एक टास्क है, उसका काम क्या है, अलाउ करना, परमिशन देना। अब ये जो टास्क है ये अलग अलग टास्क है और ये सारे टास्क एक साथ रन हो रहे हैं। ओके, सारे टास्क एक साथ काम कर रहे हैं ये यहाँ पे, कि कोई किसी के लिए रुक नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये कैशियर है, कैशियर के पास एक बंदा पैसे देने आया है, ओके, और उस बंदे के पास अभी पैसे नहीं, तो कैशियर रुकेगा ना, उसको बोलेगा जा तो बाद में आ पैसे लेके, तब तक मैं दूसरा पैसे कलेक्ट करूँगा, तो ये काम रुक नहीं पा रहा है। जैसे कि क्लर्क है, क्लर्क और कैशियर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कैशियर अपना कैश कलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से, और क्लर्क क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट करके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। इनका काम चल रहा है, उसी टाइम प्रिंसिपल किसी के साथ बातचीत कर रहा है, किसी को साइन दे रहा है या फिर किसी को कुछ बोल रहा है। तो ये चीज़ें कंकरेंटली चल रही है ना, एक ही साथ चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि जब कैशियर ने पैसा कलेक्ट करने जब तक नहीं होता तब तक प्रिंसिपल भी किसी को बात नहीं करेगा और क्लर्क भी नहीं बात करेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सिंक्रोनस टास्क हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये टास्क अपने अपने सिंगल तरीके से नहीं रन हो सकते। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे की ज़रूरत है, ये इंटरडिपेंडेंट है। मतलब जैसे कैशियर जो है, ये कैशियर, ये क्लर्क है, ये क्लर्क किसके ऊपर डिपेंड है, कैशियर के ऊपर डिपेंड है। जब तक कैशियर का स्टैंप नहीं आएगा रिसिप्ट पे, क्लर्क उसका एडमिशन नहीं कर सकता। मतलब कैशियर को क्लर्क को कैशियर के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्लर्क डिपेंड है प्रिंसिपल पे, इस प्रोसेस के ऊपर। अगर प्रिंसिपल का फॉर्म पे साइन ही नहीं है तो वो एडमिशन नहीं कर पाएगा उसका। तो ये इस तरीके के हमारे रियल लाइफ में सिनेरियो होते हैं कि हमारे हर एक टास्क जो होता है, ऐसा नहीं कि हम उसको इंडिपेंडेंट ही कर पाते हैं। ओके, मतलब उस टास्क को हमें एक दूसरे के साथ करना ही पड़ता है और उसके जो परिणाम आएंगे उसको ट्रीटमेंट देनी ही पड़ती है। ओके, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग बोलते कि हमें टोबैको कैंसर, तो आप बोलोगे यार टोबैको खाओ भी मत यार, कैंसर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कि सबसे पहली बात है कि टोबैको कैंसर लिखने की आवश्यकता है ही नहीं है। इसके ऊपर जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे सिगरेट हो या टोबैको हो, गाय छाप हो, सबका फेवरेट है आपका गाय छाप, तो गाय छाप हो, तो ये जो है इसके ऊपर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैंसर होगा। सबसे पहले वो प्रोडक्ट बंद ही करो ना। तो ये तो सबसे बड़ा उपाय है ना कि उस प्रोडक्ट को बंद करो, कंपनी बंद करो, वो मार्केट में कहीं मिल ही नहीं जाए, इलीगल कर दो उसको, तो कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे, और नहीं खरीदेगा तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है टोबैको कॉज कैंसर, और नहीं लिखेंगे तो आपको अस्पताल की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया बहुत आसान तरीका, बेहतर सोल्यूशन, बट ये इस तरीके की चीज़ फॉलो नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। लॉस होता है जो कंपनी जो टोबैको की है उसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। सेकंड, जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, उसमें से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को, वो भी चल रहा है उसके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और सबसे और एक चीज़ है कि कुछ लोग टोबैको जब खाते हैं तो काम की क्षमता बढ़ती है उनकी, साइकोलॉजिकली ये प्रूव भी हुआ है कि वो रात को जाग पाते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है और नाइट शिफ्ट कर पाते हैं, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बात ये है कि वो अदर फैक्टर जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है लोगों का, और सेकंड फैक्टर है कि आप मर रहे हो कैंसर से, तो इसमें से बढ़िया कौन सी चीज़ लग रही है? तो बढ़िया तो यही लग रही है ना कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को, तो वो उसी के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ नहीं चलो चालू रखो, इसका मतलब ये यही हो रहा है कि ऑप्शन आपके पास है भी, फिर भी आप उसको चालू रख रहे हो, तो यहाँ पे आपको 101% ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और सेम सिचुएशन कंप्यूटर के अंदर भी होती है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि सब टास्क किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, डिपेंड होते ही है, होना भी चाहिए। और ये अगर आप स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, तो आपको सिर्फ सेपरेशन ऑफ कंसर्न ही काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, एक टास्क दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन है, इसलिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है और उसी वजह से सिंक्रोनाइजेशन को लाया गया है। ओके,
तो ये एक बहुत बढ़िया रीज़न है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन को आप ट्रीटमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हो, और ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हो आपके कंकरेंट एग्जीक्यूशन टास्क के अंदर। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और अब इसको ये ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इस इंजेक्शन का नाम क्या है, फिर अब इसके अंदर अब हमारा आगे चलेगा अभी कि किस टाइप, अगर आपने टोबैको खाया है, चक्कर आ रहा है, तो ये इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको। तो इसी के अंदर इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ है तो ये मैकेनिज्म यूज़ करो। जैसे वेट ग्रुप हमने यूज़ किया था, वेट ग्रुप क्यों यूज़ करना है, सिम्टम क्या है, पहले पे देखो भाई आपकी सिम्टम क्या है, मुझे ऐसा हो रहा है, हाँ चलो वेट ग्रुप दे दो उसको। तो यही तो होता है, दूसरा है क्या है। जैसे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हमारे सिम्टम देख के हमें ट्रीटमेंट देता है, यहाँ पर भी वैसा ही करना है आपको। आपकी सिम्टम क्या हो रहे भाई, ऐसा ऐसा हो रहा है, और क्यों हो रहा है, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसको मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, हो गया आपका ट्रीटमेंट शुरू। तो लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हर एक चीज़ प्रिवेंटेशन पे काम नहीं करती, कुछ चीज़ होती है हमें जानबूझ के करनी पड़ती है। जैसे कोई भी बहुत वह इलेक्ट्रिशियन होता है, अब उसको तो पता है यार कि गलती हो गई तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन का काम बंद नहीं करता, वो जाता है खंबे पे चढ़ता है, अब उसकी किस्मत साथ दे ना दे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। ठीक है, अब चलो बैक टू पॉइंट, जो मेन मुद्दा था, मैंने थोड़ा यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट एक्चुअली। और आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से कोई बताएगा नहीं, आई एम चैलेंजिंग यू। ओके, सो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लो, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको बाद में भी देख लो। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और वेरी वेरी प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद मेन चीज़ सिंक्रोनाइजेशन की जो ये होती है कि शेयर्ड रिसोर्सेस। सिंक्रोनाइजेशन करने का प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही रीज़न है कि शेयर्ड रिसोर्सेस, यही एक मेन रीज़न है, इसी की वजह से आपको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है। मतलब आपके पास मल्टीपल टास्क है, ये मल्टीपल टास्क इंडिपेंडेंट कब माने जाते हैं, मतलब एक का किसी दूसरे के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक टास्क किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो शेयर्ड है, वो शेयर हो रहा है किसी और के साथ। और जहाँ पर बात शेयरिंग की आती है वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लगना ही लगना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जैसे भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है प्रिवेंटेशन एंड दूसरा है ट्रीटमेंट। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ये अब प्रिवेंटेशन की बात आती है तो मैं सिखाऊंगा आपको प्रिवेंटेशन कब और कैसे कर सकते हैं, किस सिचुएशन में। और बात आती है ट्रीटमेंट की, तो हम ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के सिवा कोई दूसरा वे है ही नहीं है। ओके, तो फिर ये दो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी राइट नाउ हियर सिंक्रोनाइजेशन का सबसे मेन रीज़न है इस इज शेयर रिसोर्सेज, ये सबसे मेन रीज़न है यहाँ पे, मेन रीज़न। ठीक है, तो ये मेन रीज़न यही है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है, फंक्शन है, वो एक साथ रन हो रहे हैं, एक का किसी के साथ लेना देना नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो एक दूसरे के अंदर शेयर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क 1 है यहाँ पे, ये टास्क 2 है यहाँ पे, ये टास्क 3 है यहाँ पे, ये टास्क 4 है, और ये टास्क 5 है, और ये टास्क 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टास्क है, ये टास्क इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डिपेंड है मतलब क्या, ये खुद अकेला नहीं रह सकता, आप खुद डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है किसी दूसरे के ऊपर, मतलब ये जो टास्क शेयर हो रहा है किसी और के साथ। ठीक है, तो जैसे हम अनमैरिड है तो इंडिपेंडेंट है, अच्छी लाइफ जीते हैं। जब मैरिज करके देखो फिर आपको डिपेंडेंसी आ जाती है बहुत सारी, आप फिर किसी के साथ बाइंड हो चुके हैं, मतलब आप किसी के साथ शेयर हो चुके हैं। और जब बात आती है शेयर की तो तब कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ होता है। और आप मल्टीपल लोगों के साथ शेयर हो तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। ओके, फिर कानून कायदे, मैरिज अगर होता है तो झगड़े वगैरह क्यों होते, मतलब यू आर शेयरेबल, किसी के साथ शेयर हो रहे हो इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है।
अगर आप शेयर नहीं होते तो प्रॉब्लम का कोई संबंध आता ही नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी हुई है, एक टास्क दूसरे टास्क के साथ कुछ शेयर कर रहा है तो वहाँ पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, और जहाँ पे डिपेंडेंसी क्रिएट होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते ही होती है, और उसको निपटाने के लिए कोई ट्रीटमेंट होती है, और यहाँ पे वही होता है जो सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो ये इंटरव्यू में अगर आप ये पॉइंट अगर बोलोगे तो वो आपके ऊपर इतना फ्लैट होगा कि आपको गुलाब का फूल देके बोलेगा चल भाई आ जाए, एंटर कर ले हमारे कंपनी में। ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं, अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में फेल नहीं हो जाओगे किसी के। हाँ, आपको दो तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल और उसके टेक्निकली उस चीज़ को किस तरीके से निपटाना है। ओके, और अगर ये दो चीज़ आप करोगे तो देर इज़ नो नीड टू ओनली लर्न फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो तो आपके लिए बाय हाथ का खेल है, आप इजीली ऐसा ऐसा कर सकते हो सारी चीज़ें। ओके, बट don't think about only to learn the thing to crack the interview, nothing else, just learn the thing to become the master, then see everything will happen a magic in your professional career. Okay, so this thing you should keep remember. So right now here तो ये होता है शेयर्ड रिसोर्सेज, तो एक रिसोर्स आप शेयर हो रहा है किसी और के साथ, ठीक है। तो अब ये तो एक प्रोसेस शेयर हो रही है दूसरी प्रोसेस के साथ, पर कभी कभी क्या होता है कि कोई एक रिसोर्स होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं शेयर्ड रिसोर्स, और ये रिसोर्स सबके अंदर शेयर हो रहा है, ये भी इसको एक्सेस कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये भी इसको शेयर कर रहा है, ये भी शेयर हो रहा है, ये भी इसको एक्सेस कर रहा है, ये भी इसको एक्सेस कर रहा है। तो अभी यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब रिसोर्स एक है, शेयर हो रहा है सबके साथ, ठीक है। अब सब काम तो आपने अपने अलग तरीके से साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, लेकिन जब वो शेयर हो रहा है एक के साथ तो भाई यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट होती है, उसी को कहा जाता है रेस्ट कंडीशन। ये टेक्निकल वर्ड है, रेस्ट कंडीशन। अब रेस्ट कंडीशन का अगर मैं एक बेस्ट ऑप्शन दे दूँ कि मान लो एक एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे लड़के डांस कर रहे हैं पार्टी में या फिर शादी है, मान लो कि साहिल की शादी है और बहुत अमीर लड़की के साथ शादी है साहिल की, ठीक है। साहिल को उन्होंने दहेज में गोलैंग के 2 बुक गिफ्ट दिए, ओके, जो कि बहुत बढ़िया वाले हैं। अब साहिल की शादी है, सब लोग साहिल की शादी में बच्चे डांस कर रहे हैं, यहाँ पे व्यास डांस कर रहा है, उसके बाद गंगा प्रसाद डांस कर रहा है, कोई लेट के डांस कर रहा है, तो ये सब लोग डांस कर रहे हैं शादी में। अब यहाँ पे देखो, तो सब डांस करे मतलब ये क्या है, कंकरेंट टास्क है, क्योंकि हर कोई अपने अपनी तरीके से सब एक ही टाइम में, एक ही टाइम ऑफ मूवमेंट, एक ही गाने पे सब नाच रहे, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा है, कंकरेंट काम चल रहा है, हर एक का अपना अपना काम कंकरेंटली चल रहा है। ओके, तो ये कंकरेंट टास्क है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी ने क्या किया है, एक 100 का नोट ऊपर फेंका है, मतलब साहिल की जो फियांसी है, ओके, या फिर ससुर है, उसने क्या किया है, एक 100 का नोट ऊपर फेंका है यहाँ पे, ओके। अब ये जो 100 का नोट ऊपर फेंका है, अब ये क्या हो गया, ये 100 का नोट है। अब आदमी कितने हुए, 4, और एक ही हो गया नोट। अब मतलब क्या होगा कि ये सब इसको आप एक्सेस करने वाले, सबको वो नोट चाहिए, ठीक है, सबको चाहिए। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्सेस हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, सबके अंदर शेयर हो रहा है, सबके अंदर, मतलब जहाँ पर बात आती है शेयर रिसोर्सेज की, अब यहाँ पे शेयर हो रहा है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो रही, क्यों, कौन सी कंडीशन की, सब लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनी है और उसी को हम कहते हैं रेस्ट कंडीशन। अब रेस्ट कंडीशन को, इस टाइप की जो कंडीशन, अब इसको अवॉइड कैसे करें, इसको ट्रीटमेंट कैसे दे, भाई रिसोर्स तो एक है, मल्टीपल प्रोसेस है, उसको एक्सेस कर रहे हैं मल्टीपल प्रोसेस है, लेकिन रिसोर्स तो एक ही। अब हम तो बोल नहीं सकते कि भाई आप 100 की नोट मत फेंको, ये तो प्राउड मोमेंट है, एंजॉयबल मोमेंट है, लोग पैसे फेंकते, उठाने वाले उठाते, हम उस ओकेजन को तो नहीं रिमूव कर सकते, प्रिवेंटेशन नहीं, भाई आप ये करने क्या जरूरत है, आप फेंको ही मत, ऐसा तो नहीं चलेगा, फेंकना भी है, सब उठाने भी है, लेकिन आप सिंक्रोनाइजेशन, अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक इस तरीके की चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। जैसे कि मान लो कि ये है आपका कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2 है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम भी कह सकते हैं, नो वरी, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर 2,
कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4। अब 4 कंप्यूटर है और 4 के अंदर एक ही रिसोर्स शेयर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिंटर। आपके पास एक ही प्रिंटर है और आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर है। अब हर कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है, जिस किसी को प्रिंट देनी है वो प्रिंट देगा, प्रिंटर से प्रिंट निकालेगा। तो यहाँ पे एक रिसोर्स शेयर हो रहा है सबके अंदर। अब सबके साथ रिसोर्स शेयर हो रहा है, तो अगर मान लो कि कोई सेपरेट अलग अलग टाइम पे कमांड भेज रहा है प्रिंट की, तो प्रिंटर काम करेगा अच्छी तरीके से। आपके यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट या रेस्ट कंडीशन नहीं। लेकिन रेस्ट कंडीशन कब आती है, जब सेम रिसोर्स है और सेम रिसोर्स को बहुत सारे प्रोसेस सेम टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तब किसको अलाउ करें भाई, किसकी रिक्वेस्ट ले ले हम, पहले किसको प्रिंट करें, इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रिंटर एक है और एक ही टाइम पे चारों ने भी प्रिंट की कमांड दे दी, अब क्या करें। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है इस तरीके की कंडीशन सिचुएशन को, उसी को कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म क्या क्या है, हर एक मैकेनिज्म कौन सी कंडीशन में वर्क होता है। जैसे रेस्ट कंडीशन जब आती है तो रेस्ट कंडीशन में रेस्ट कंडीशन का मतलब यह होता है कि एट ए टाइम बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेस्ट लगी हुई है, तो उसको किसका एक्सेस मिलेगा उसको, ये भी एक रेस्ट कंडीशन है। कोई एक सिचुएशन होती है जहाँ पे सब लोग उसको एक्सेस करते हैं और परिणाम क्या होता है, डेडलॉक होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम ट्रैफिक में देखते हैं, ये हमारा ट्रैफिक है, यहाँ पे ये ट्रैफिक का रूट है हमारा। ओके, ये ट्रैफिक का रूट है। ठीक है, अब हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे, तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक हर एक यहाँ तक ट्रैफिक कभी होती नहीं है। आई एम प्रॉमिस यू, चैलेंज करता हूँ मैं, यहाँ तक आपको कभी जाम नहीं लगेगा। यहाँ तक आपको जाम कब लगेगा, यहीं पे लगेगा। क्यों, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स है, ये सब के लिए शेयर हो रही है एक ही जगह, और इसी को कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। ये क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। रेस्ट कंडीशन अलग है, क्रिटिकल कंडीशन अलग है, डेडलॉक अलग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन का। मीन्स टॉपिक बड़ा है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझोगे ना, इट्स वेरी वेरी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता था ये टॉपिक। हाँ, स्ट्रेसफुल है, लेकिन आपको अगर सच में वो चीज़ पढ़ने वाला कोई है तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस टाइप की चीज़ों को। ओके, आपको मज़ा आएगा यार, कुछ भी बेहतरीन पढ़ रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। और वो डिपेंड करता है आप मज़े के दिमाग के हिसाब से सोचोगे, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे जॉब चाहिए सिर्फ बकवास है। देखो, जॉब के पीछे जो लग रहे हो आप, दैट्स डिफरेंट थिंग, ज़रूरी है, पर जॉब सर्वाइव करना है तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सेक्शन बन रहा है, ये क्रिटिकल सेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये शेयरेबल हो रहा है। ये शेयरेबल है, क्यों, ये सबके बीच में शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर क्या लगाना होता है, सिंक्रोनाइजेशन। फिर आप सिंक्रोनाइजेशन का सोल्यूशन क्या देते हो यहाँ पे, यह साहिल, शीतल, शुभांगी, आर यू देयर, गंगा, यस सर। हेलो, क्या सोल्यूशन देते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे सर साहिल, 1 by 1 सर एग्जीक्यूट करेंगे, एक 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 एक। साहिल क्या बोले, ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर देंगे, आप सबको लाइन वाइज सबको एक एक करके भेजेगा। हाँ, सॉल्यूशन आपने क्या दिया है, आपने यहाँ पे सिग्नल लगाए, ये तो सॉल्यूशन है ना, यही सिग्नल है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज किया आपने। देखो, चीज़ आपके ध्यान में नहीं आ रही शायद, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखो क्या है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है, यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो रही है, और यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट कौन सा दिया है, सिंक्रोनाइजेशन ही ट्रीटमेंट है, बट कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, सिग्नल का दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सिग्नल लगाए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लगाया, मतलब यहाँ पे हम एट अ टाइम एक ही जो भी पर्सन है उस रिसोर्स को एक टाइम वो एक्सेस करेगा, और वो छोड़ने के बाद दूसरा उसको एक्सेस करेगा। ओके, तो सेम इसी तरीके से होता है कि जहाँ पर भी शेयर्ड रिसोर्स होता है,
शेयर्ड रिसोर्स का मतलब ये होता है कि वो शेयर होता है सबके अंदर। तो वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है कि एट ए टाइम उसको एक ही एक्सेस कर पाएगा, और वो उसका काम होने के बाद फिर दूसरा एक्सेस कर पाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को ही सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। मतलब एट ए टाइम जो भी रिसोर्स है आपके पास, उसको एक ही पर्सन उसको एक्सेस करेगा, एक एट ए टाइम। फिर आप वहाँ पे टाइम का रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो कि आप उसको 2 सेकंड ही एक्सेस कर पाएगा, या फिर आप प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर सकते हो कि आपको हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पहले रन होगी उसके ऊपर, पहले वो उसको एक्सेस करेगी, चाहे पहले किसने इसको होल्ड भी रखा है, होल्ड भी किया है, लेकिन वो सोचेगा कि नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है। जैसे यहाँ पे हमारा अस्पताल है, यहाँ पे अस्पताल के अंदर एक ही बेड है, ठीक है, और 4 पेशेंट आए हैं यहाँ पे। अब 4 पेशेंट के अंदर एक ही बेड है यहाँ पे, और उस बेड ये पूरा इक्विप्ड है विथ ऑक्सीजन एंड ऑल दैट थिंग, सब है यहाँ पे। अब ये किसको देना है बेड, ये तो प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस आएगा कि ये बेड किसको देंगे, ये देंगे अभी प्रायोरिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये बात है ही नहीं कि मैं पहले आया हूँ तो मुझे पहले दे दो। अभी यहाँ पे बात चल रही है, या टाइम की भी बात नहीं कि चलो एक दिन इनको दे दो एक दिन दूसरे को, नहीं, यहाँ पे बात आ चुकी है प्रायोरिटी की। मतलब जो पेशेंट जितना क्रिटिकल है पहले उसको बेड अलोकेट होना चाहिए। तो ये अलग अलग तकनीकें हैं प्रोग्रामिंग के अंदर भी कि आप कौन सी प्रोसेस को कितनी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अगर उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको है कि भाई तू पहले उसको एक्सेस कर और यूटिलाइज कर, ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन होती है। अब जैसे यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन मैंने ट्रैफिक के अंदर बनाया, मान लो मैंने सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगाया, तो ये शेयर रिसोर्स सब एक साथ ही क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे, और परिणाम क्या होगा, वो रिसोर्स लॉक हो जाएगा और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इसी को बोला जाता है डेडलॉक। ये डेडलॉक के बारे में बहुत कुछ मतलब ये बहुत चर्चे में विषय रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोग पढ़ते हैं, डेडलॉक डेडलॉक डेडलॉक, सब डेडलॉक डेडलॉक ही बोलते हैं। तो ये उस टाइम भी हम भी डेडलॉक, लेकिन एक्चुअली डेडलॉक क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मतलब डेडलॉक इज अ सिचुएशन। एक्चुअली डेडलॉक इज अ सिचुएशन मीन्स व्हाट, एवरी प्रोसेस होल्ड द शेयर्ड रिसोर्सेस, ओके, नॉट hold the current resources and waiting for the another resources which is held by the other process, and it also wait for the another process to release the resources. Consequently, no process in a progress, and the situation occur that is called as a deadlock. ये इसका रियल डेफिनेशन है। ओके, पर अनफॉर्चुनेटली डेडलॉक के बारे में बहुत गलत कुछ बोला जाता है, हमारे कॉलेज के टाइम बहुत बोला जाता था। तब तो मैं वो जब वो उस टाइम बोलते ना वासरत लंगड़े का शानी उस टाइम मेरी वो हालत थी, मुझे भी उतना नहीं आता था, लेकिन थोड़ा एक दिमाग था कि नहीं हम इस तरीके से बोल देते थे, और इसलिए मुझे एक्सटर्नल में 25 आउट ऑफ 24 मार्क्स मिलते थे, और इंटरनल में मुझे 7 और 80 मार्क्स देते थे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ओनली अटेंडेंस, कि मेरी अटेंडेंस नहीं थी और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं कॉलेज डेली अटेंड करूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। ओके, सो दिस आर द सिचुएशन। ओके, नो वरी। सो राइट नाउ ये होता है सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना चाहिए हमें, ओके, और सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, और सिंक्रोनाइजेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आज सिर्फ आपको सिंक्रोनाइजेशन के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को बताया कि यहाँ पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। आई होप आपको सिंक्रोनाइजेशन क्या है समझ में आया होगा, क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, सारी चीज़ें होती है। अब हम कल के लेक्चर में इसको देखेंगे एक्चुअली अब गोलैंग ने क्या क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन, मैकेनिज्म टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अब आता है आपका टेक्निकल आता है, अब सब टेक्निकल आता है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी के ऊपर ध्यान देना है हमें। हाँ, प्रोसेस मतलब ये हमारे अलग अलग गो रूटीन है, ये गो रूटीन है अलग अलग जो कि साथ में रन होने वाले। अब इनके बीच में कोई शेयर्ड रिसोर्स है क्या? हाँ, तो फिर हम अभी से इसको कैसे लगाएंगे, ये मैकेनिज्म है, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे जितने भी मैंने कंकरेंट टास्क कंसिडर किए तो आप गो रूटीन के अंदर वो सब गो रूटीन है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब सेपरेट एग्जीक्यूशन फ्लो है, प्रोग्राम है जो सेपरेट रन होने वाले हैं, और हर किसी को
एक दूसरे की मदद चाहिए या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे और बहुत है कम्युनिकेशन, इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्ट आता है प्रोसेस का, ठीक है। तो दो प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, ये दो प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। ओके, आपने कभी देखा भी होगा कि एक सॉफ्टवेयर, आप जब मोजिला कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो बोलता है कि लॉग इन करो, फिर क्लिक करते तो वो वेब पे जाके आपको क्या करता है, फेंकता है। वेब पे वो लॉग इन करने के बाद रिटर्न बैक टू आप क्या फेंकता है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फेंकता है आपको, ठीक है। जैसे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट जब करते हो या फिर गूगल का कोई लॉगिन वगैरह ऑथेंटिकेशन करते हो तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाके ऑथेंटिकेट करता है, वहाँ ओके हो गया कि फिर बैक टू रिवर्ट सॉफ्टवेयर पे आपको कंफर्मेशन देता है। मतलब दो सॉफ्टवेयर अलग अलग रन हो रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस है और उनके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, और इसी को कहा जाता है आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, सो आईपीसी धारा वो कोड वाला नहीं तो वो बोलेंगे आईपीसी धारा, वो नहीं, वो आईपीसी इंडियन पेनल कोड वो अलग है और ये आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये अलग है, ठीक है। तो गलती से भी इसको इंडियन पेनल कोड मत समझना, ठीक है। हम वो वैसी नॉटीनेस मतलब तो क्या शरारत करते थे कॉलेज के अंदर, जो हमें पता था जो टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस तरीके की ये एब्रीविएशन लिखते थे, आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 4 ये द क्रिटिकल सेक्शन। अच्छा, बहुत मज़ा करते थे। टीचर देखता था, हमारे मैडम थी वो देखती थी, वो बोलती थी यार ये जानबूझ के कर रहा है बंदा, हंसते थे। फिर मार्क्स देते वक्त बहुत मतलब आप सब ऐसा चिल्ड करके हम एजुकेशन लिया है हमने, और टीचर को भी पता था ये इसको पता है, आता है इसको, ये जानबूझ के कर रहा है, और वो भी चिल्ड करते थे क्योंकि एक एन्जॉयबल इन्वायरमेंट था हमारा, और वो इन्वायरमेंट हमने बनाया भी था। ओके, तो आप भी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। वन चीज़ ओनली दैट कि आप जो काम कर रहे हो, प्रोफेशन हो या कोई, उसको काम मत समझो, उसको एज अ फन समझो, फन मज़े में करो। देखो कितना आपके अंदर ये होता है, मतलब चेंजेस होते हैं आपके अंदर, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जैसे प्रोसेस P1 है और यहाँ पे प्रोसेस P2 है, तो एक प्रोसेस दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है, उसी को कहा जाता है आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मैकेनिज्म होता है, और यही बात आती है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जब हम गोलैंग के अंदर सॉफ्टवेयर बना रहे तो यहाँ पे ये दो जो प्रोग्राम है, ये प्रोसेस एक ही सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस होता है। हम अब सॉफ्टवेयर के अंदर काम करें तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं, और ये मल्टीपल प्रोग्राम को ये साइमल्टेनियसली रन होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, गो रूटीन कहते हैं। ओके, गो रूटीन 1, गो रूटीन 2, गो रूटीन 3। अब ये प्रोग्राम भी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग गो रूटीन अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से रन हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यहाँ पे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, इसी को आईटीसी कहा जाता है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो गोलैंग के अंदर थ्रेड ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, गो रूटीन यूज़ होता है, तो उसके लिए हम इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो, आईटी इंटर जीआरसी, इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन। लेकिन ऐसा वर्ड कोई यूज़ करता है नहीं करता है, आप अगर करोगे तो इम्प्रेस भी कर सकते हो किसी और को, अगर आप उसका लॉन्ग फॉर्म बताओगे तो, ठीक है। तो इसके लिए भी एक मैकेनिज्म यूज़ होता है, तो गो के अंदर चैनल मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, चैनल। तो चैनल भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से चैनल का इस्तेमाल होता है, चैनल किस तरीके से इंटर रूटीन कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये चैप्टर अगर बात करें तो ये बहुत वास्ट चैप्टर है, वास्ट, और मुझे नहीं लगता कि पुणे के अंदर या किसी ने इस सिलेबस में ये डिज़ाइन किया है, इतना सारा नहीं लगता है मुझे। ओके, तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसलिए मैं आपको कल कंफर्मेशन लिया था कि ये चैप्टर बड़ा है, ख़त्म होने में 1-2 दिन में ख़त्म हो सकता है स्टैंडर्डाइज वे से, लेकिन द रियलिटी अगर पता करनी है तो फिर टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। अगर आपको वही इंटरव्यू की जल्दी है, क्या जल्दी है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट टाइम तो लगेगा। लेकिन ये चीज़ें क्रिटिकल है, ऐसा नहीं, ये डिफ़िकल्ट है चीज़ें,
ये समझने में आपको प्रॉब्लम जोर देना पड़ेगा दिमाग के ऊपर, और सारी चीज़ें आपको उस तरीके से करनी पड़ेगी. ओके ओके, सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. एंड वेयर इज Wasim and other guys?